हेलो दोस्तों, मैं बीपीएस एकेडमी के इस चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम पेपर नंबर 6 जो कि है मॉडर्न मेथड ऑफ टीचिंग, उसके चैप्टर नंबर 2 प्रोजेक्ट मेथड के ऊपर बात करेंगे। तो आज जिन टॉपिक्स के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है मीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट मेथड का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड के सिद्धांत क्या क्या है, प्रिंसिपल्स क्या क्या है, एडवांटेजेस ऑफ प्रोजेक्ट मेथड, इसके फायदे क्या क्या है, एडवांटेजेस क्या क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। और लिमिटेशंस ऑफ प्रोजेक्ट मेथड, ये कहाँ कहाँ जाके सीमित हो जाता है, क्या इसकी लिमिटेशंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम देखते हैं मीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मतलब होता है परियोजना, ठीक है। कोई योजना जो हम बनाते हैं, कोई हम काम करने का तरीका जो बनाते हैं, उसको प्रोजेक्ट बोलते हैं। तो अ प्रोजेक्ट इज दैट इन विच द पीपल परफॉर्म सच कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी इन नेचुरल कंडीशन सो दैट दे लर्न टू लीड बेस्ट पॉसिबल सोशल लाइफ विदाउट एनी डिफिकल्टी। तो ये जो परियोजना है, और हम जिस संदर्भ में इसकी बात कर रहे हैं, हम जिस रिलेशन में इसकी बात कर रहे हैं, वो है स्कूल। तो स्कूल के अंदर प्रोजेक्ट मेथड का मतलब ये होता है, प्रोजेक्ट मतलब होता है एक ऐसी कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी, एक ऐसी अच्छी एक्टिविटी जो कि नेचुरल वातावरण में की जानी चाहिए, नेचुरल कंडीशंस में की जानी चाहिए, जिससे कि बच्चा जो वो सामाजिक जीवन जीने की जो कला होती है उसको सीखे बिना किसी समस्या के, विदाउट एनी प्रॉब्लम। अब इसमें जो हर एक जो एक्टिविटी होती है, हर एक जो कार्य हम करते हैं प्रोजेक्ट मेथड के अंदर, वो ईच एक्टिविटी इज दिस स्ट्रेटजी हैज नेसेसरली वन और अदर ऑब्जेक्टिव। हर जो कार्य हम कर रहे हैं उसका कोई ना कोई सिद्धांत होना चाहिए, कोई ना कोई मतलब होना चाहिए कि ये एक्टिविटी करने से बच्चे को क्या फायदा होगा और बच्चा इससे क्या सीखने वाला है। तो ये प्रोजेक्ट मेथड मतलब हो गया। इसके अलावा इसमें बहुत सारी डेफिनेशन भी है दूसरे दूसरे राइटर्स की। जैसे स्नेडन की डेफिनेशन है, वो कहती है प्रोजेक्ट इज द यूनिट ऑफ एजुकेटिव वर्क इन विच द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर इज सम फॉर्म ऑफ पॉजिटिव एंड कॉन्क्रीट अचीवमेंट। कुछ कॉन्क्रीट अचीवमेंट होना चाहिए, हमें एक ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे हमें कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिले, हमें कुछ नतीजा मिले, हमें कुछ फायदा हो। तो इस तरह से बहुत सारी डेफिनेशन है, वो आप बुक में पढ़ सकते हैं। पर इसका मन मीनिंग जो वो परियोजना का ये है बच्चों के सेंस के अंदर, कि ऐसी एक्टिविटी जिससे कि बच्चा कुछ नई चीज सीखे नेचुरल वातावरण में रहते हुए, जिससे कि उसका सोशल लाइफ और सोशल डेवलपमेंट अच्छे से हो। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के प्रकार कितने होते हैं। तो सबसे पहले अभी इसमें आप देख सकते हैं, जैसे मैंने अलग अलग तरह से मार्क किए हैं, हम इन तीन टाइप से इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक है इंडिविजुअल या सोशल प्रोजेक्ट हो सकते हैं, फिर कंस्ट्रक्टिव, एस्थेटिक, प्रॉब्लमेटिक प्रोजेक्ट और ड्रिल प्रोजेक्ट हो सकते हैं, फिर सिंपल प्रोजेक्ट और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। यानी कि या तो आप इन दोनों के बारे में लिखेंगे, या इन चार के बारे में लिखेंगे, या इन दोनों के बारे में लिखेंगे। तो आप किस हिसाब से प्रोजेक्ट को डिवाइड करते हैं उस पर फर्क पड़ता है। तो पहला प्रोजेक्ट है इंडिविजुअल प्रोजेक्ट। हो सकता है इंडिविजुअल प्रोजेक्ट जिसमें कि बच्चा जो कार्य कर रहा है उसमें वो खुद अकेला ही कार्य कर रहा है, उसको खुद को ही सब कुछ करना है, ठीक है। इसमें उसको दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्ट नहीं करना है, दूसरे बच्चों के साथ मेल मिलाप नहीं करना है। तो इसमें सोशल एक्टिविटी थोड़ा कम होता है, और सोशल क्वालिटीज जो होती है, जो सामाजिक उसकी विशेषताएं होती है, सामाजिक जो विकास होने वाला होता है, वो इतना ज्यादा नहीं होता है। दूसरा है सोशल प्रोजेक्ट। अब सोशल प्रोजेक्ट में जो स्टूडेंट होते हैं वो कलेक्टिवली सारे इकट्ठे होकर एक साथ काम करते हैं, ठीक है। वो सारे मिलके काम करेंगे एक साथ, जिससे कि उनका जो गोल है, जो उनको कार्य दिए गए है, वो कंप्लीट होगा, और इससे उनके अंदर टीम भावना जागेगी, वो एक साथ काम करना सीखेंगे, और इससे उनकी सोशल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होता है। अब इसके बाद आता है सिंपल प्रोजेक्ट। सिंपल प्रोजेक्ट के अंदर एक ही एक्टिविटी होती है, और उसको एक गिवन एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर करना होता है। वो एक प्ले हो सकता है, पोएम हो सकती है, या एक एक्टिविटी दी जाती है जिससे कि उसको एक एक ही एक्टिविटी करके उसको उससे कुछ नॉलेज मिलती है, या उससे कुछ डेवलपमेंट होता है। कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स में एक से ज्यादा एक्टिविटी हो सकती है, ठीक है। और इसमें एक के बाद एक बहुत सारी एक्टिविटीज करके आप प्रोजेक्ट को खत्म करेंगे। यानी सिंपल प्रोजेक्ट में हमने एक एक्टिविटी की तो प्रोजेक्ट एक एक्टिविटी का ही प्रोजेक्ट था, और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट में बहुत सारी एक्टिविटीज करके हमने उस कार्य को खत्म किया। अब आता है कंस्ट्रक्टिव प्रोजेक्ट। तो इसमें ये जो प्रोजेक्ट के प्रकार होते हैं, इसमें फिजिकल वर्क ज्यादा होता है,
ठीक है, जैसे राइटिंग मतलब फिजिकल इन्वॉल्वमेंट उसका होना चाहिए, ठीक है। और जैसे राइटिंग हुआ, खेलना हुआ, कुछ बनाना हुआ, कुछ लिखना हुआ। एस्थेटिक प्रोजेक्ट में उसकी जो क्रिएटिवनेस होती है अंदर की वो बढ़ती है, जिससे जैसे उसको म्यूजिक प्रोग्राम करना है, म्यूजिक बनाना है, पोएम बनानी है, पोएम बोलनी है, तो उसका जो रचनात्मक विकास होता है, उसका जो अंदर जो रचना क्रिएटिविटी है उस वो उभर के बाहर आती है। प्रॉब्लमेटिक प्रोजेक्ट, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम दी जाती है, उसको हमें सॉल्व करना होता है, स्टूडेंट उसको सॉल्व करता है और उससे उसका विकास होता है। जैसे मैथ्स की कोई प्रॉब्लम हो गई या कोई नंबर प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। ड्रिल प्रोजेक्ट में क्या होता है, एक मैप, एक नक्शा, जिसको देखकर हमें फिजिकल एक्टिविटी कुछ करनी होती है। जैसे नक्शे को देखकर कुछ ढूंढना, या एक एक क्लू को ढूंढ ढूंढ के कुछ हमने कुछ लिंक छोड़ा है, कोई क्लू छोड़ा है, जिसको देख देख के बच्चा उसको सॉल्व करता है। तो ये इस तरह से हम प्रोजेक्ट को डिवाइड कर सकते हैं। वो किस तरह का प्रोजेक्ट है, सिंपल कॉम्प्लेक्स के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं, इंडिविजुअल सोशल के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं, या इनके हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। अब हम आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, परियोजना के सिद्धांत क्या क्या है। तो सबसे पहले आता है प्रिंसिपल ऑफ पर्पस। पर्पस, पर्पसिवनेस। अब कोई भी काम करें या कोई भी प्रोजेक्ट करें तो प्रोजेक्ट में सब सिद्धांत होने जरूरी हैं। तो पर्पस सबसे पहला है कि उस प्रोजेक्ट का पर्पस क्या है, उस प्रोजेक्ट की उपयोगिता क्या है, हम वो प्रोजेक्ट क्यों कर रहे हैं, ये बातें हमें पहले से क्लियरली पता होनी चाहिए। तो पहला प्रिंसिपल क्या हुआ, पर्पस, यानी कि उसका वो क्यों कर रहे हैं हमें, उसकी उपयोगिता क्या है। दूसरा आता है एक्टिविटी, ठीक है। तो एक्टिविटी में ये होता है कि उस प्रोजेक्ट के अंदर ऐसी कोई एक एक्टिविटी होनी चाहिए जिससे कि बच्चा वो एक्टिविटी करके कुछ नॉलेज गेन करे। बिना एक्टिविटी के प्रोजेक्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है एक्सपीरियंस। वो प्रोजेक्ट करके बच्चे को कुछ एक्सपीरियंस गेन होना चाहिए, उसे कुछ नॉलेज मिलनी चाहिए, उससे उसे कुछ फील होना चाहिए। जैसे वो कुछ कार्य कर रहा है तो उसको लगना चाहिए, जैसे टीम वर्क कर रहा है तो उसके दोस्तों की टीम की महत्व समझ में आना चाहिए, उसको जीत की फीलिंग आनी चाहिए, उसको कार्य करने का मतलब क्यों कर रहे हैं वो फीलिंग आना चाहिए। तो उसको एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, और ये एक्सपीरियंस सोशल एक्सपीरियंस भी हो सकता है, जिससे कि सोशल विकास, सोशल डेवलपमेंट हो, ठीक है। तो हमारा पहला क्या हुआ, एक्सपीरियंस, और दूसरा हुआ सोशल डेवलपमेंट। आप यहाँ से नोटिस कर सकते हैं ये सोशल डेवलपमेंट है, एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। तो सोशल डेवलपमेंट, उसके सामाजिक विकास होना भी बहुत जरूरी है कि उससे उसका सामाजिक विकास हो, प्रोजेक्ट करने से वो दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट करे, सोशल कुछ कांटेक्ट बने, उसके सोशल उसकी एबिलिटीज और बढ़ ऊपर के सामने आए। अब अगला है रियलिटी। तो प्रोजेक्ट जो होता है वो रियल होना चाहिए, नेचुरल कंडीशन में होना चाहिए और रियल कंडीशन में होना चाहिए। आप ख्यालों में प्रोजेक्ट नहीं बना सकते कि ऐसा सोचें ऐसा करें, तो प्रोजेक्ट की श्रेणी में नहीं आएगा अगर मैंने रियलिटी में उसको नहीं किया है तो। अगला आता है प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम। अब प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम ये कहता है कि जो बच्चे होते हैं वो फ्री होने चाहिए कि उनको कौन से प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करना है, कौन सा प्रोजेक्ट उनको करना है और कौन सा प्रोजेक्ट उनको नहीं करना है। तो वो अपनी अपनी इच्छा अनुसार उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करें और उस प्रोजेक्ट के अंदर पार्टिसिपेट करें, उस प्रोजेक्ट में भागीदारी निभाएं और उसको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करें। और इसमें जो लास्ट प्रिंसिपल आता है वो आता है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। अब अगेन वही बात है, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी का मतलब हुआ कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, इसकी उपयोगिता होनी चाहिए, ये यूजफुल होना चाहिए बच्चों के लिए, इसको करने के बाद वो कुछ सीख के जाएं, कुछ समझ के जाएं। सिर्फ करने के लिए प्रोजेक्ट नहीं करना जिससे ना तो कुछ सीखा और ना कुछ हासिल किया, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। तो ये 7-8 प्रोजेक्ट के प्रिंसिपल्स हैं, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो इसको थोड़ा ध्यान से करिएगा। अगला आता है एडवांटेजेस ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। जो प्रोजेक्ट मेथड होता है उसके एडवांटेजेस क्या हैं। तो पहला एडवांटेज इसका है, ये बेस्ड होता है लॉ ऑफ लर्निंग पे, यानी कि सीखने के सिद्धांत पे बेस होता है। तो इसके अंदर थॉडेक ने कहा है कि ये लॉ ऑफ रेडीनेस है, रेडीनेस है, सीधा तैयार रहे। दूसरा होता है इसमें लॉ ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज जो अपन प्रैक्टिस करते हैं उसके अंदर, ठीक है। और मतलब बच्चों को पढ़ने से पहले रेडी करना जरूरी है, फिर आपने उसको जो समझाया है उसको उसकी एक्सरसाइज करनी, उसको प्रैक्टिस करना चाहिए, और फिर लास्ट में हमें उसको समझाना है उसका प्रभाव क्या है, उसका इफेक्ट क्या है, ठीक है। और दूसरा इसका एडवांटेज है साइकोलॉजिकल। तो जो प्रोजेक्ट मेथड के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाता है
वो एक्टिविटीज़ बहुत मीनिंगफुल होती हैं, उस एक्टिविटीज़ में बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं, और ये पर्पसफुल एक्टिविटीज़ होती है जो उनको कुछ सिखाती है। इनके लॉस को अगर ध्यान से रखे जाए, बच्चों को एक्टिविटी कराई जाए, तो बच्चे ज़्यादा खुश महसूस करते हैं और वो इस खुशी में एक्टिविटी करते करते कुछ सीख जाते हैं। रिलेटेड टू रियल लाइफ, रिलेटेड टू रियल लाइफ का मतलब यह है कि प्रोजेक्ट हमें ऐसे बनाने चाहिए जो एक जीवन के साथ, जैसे अपने सिद्धांत में पढ़ा था कि रियल होना चाहिए, तो अगर वो रियल होगा तो उसका एडवांटेज हमें ये होगा कि वो अगर जीवन से सीधा जुड़ा हुआ है तो आप उससे ज़्यादा सीखेंगे, ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे और वो बहुत ज़्यादा इजीली समझ पाएंगे। और यही हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी है, कनेक्शन टू लाइफ एंड वर्क। उसका जीवन के साथ कुछ कनेक्शन होना चाहिए और अपने काम के साथ कुछ कनेक्शन होना चाहिए। इकोनॉमिकल, बहुत कम पैसे में बहुत कम पैसा खर्च करके आप ये प्रोजेक्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं और बच्चे को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। समय का बिल्कुल सही यूज होता है। जितना समय आप इस प्रोजेक्ट मेथड के थ्रू एक्टिविटी करवा के बच्चों को सिखाने में लगाते हैं, उतने समय में बच्चे बहुत ज़्यादा सीख जाते हैं, और वही अगर आप उसको पढ़ा के सिखाएंगे तो शायद वो इतना ज़्यादा नहीं सिखाएंगे। कैरेक्टर बिल्डिंग, इसमें चरित्र का भी विकास होता है, बच्चे का चरित्र का विकास होता है, क्योंकि वो सोशल एक्टिविटी समझता है, उसको सेल्फ डिपेंडेंसी समझ में आती है, खुद के ऊपर निर्भर रहना, सेल्फ कॉन्फिडेंस का विकास होता है, टीम बिल्डिंग होती है, टीम के साथ काम करने में क्या होता है वो सब विकास होता है, सामाजिक तौर पर कैसे रहना चाहिए उसका भी विकास होता है। तो ये थे एडवांटेज ऑफ प्रोजेक्ट जो अभी हमने समझे। अब अगला जो टॉपिक आता है, हमारा अगला जो टॉपिक है वो है लिमिटेशंस ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। इसकी लिमिटेशंस क्या है, इसकी हद क्या है कि इससे ज्यादा ये प्रोजेक्ट मेथड यहाँ पे इतनी उपयोगिता नहीं है, या डिसएडवांटेजेस इसको कह सकते हैं हम। सबसे पहला है कि हैफार्जर्ड एंड डिसकंटिन्यूअस टीचिंग। इसका मतलब होता है कि आप हर सब्जेक्ट के लिए एक्टिविटी नहीं करवा सकते और हर सब्जेक्ट को बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट मेथड को यूज नहीं कर सकते। बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनको पढ़ने, जिनका कोई एक्टिविटी नहीं बन सकती, ठीक है, और उनके लिए कोई सब्जेक्ट नहीं हो सकता, या वो नॉलेज देने के लिए आपको कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा या कोई एक्टिविटी नहीं मिलेगी, तो हर सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं हो सकता, ये इसकी लिमिटेशंस है। अब दूसरा है इसका लिटरेसी एस्पेक्ट नेग्लेक्टेड। इसका मतलब होता है कि वो लिटरेट कितना होगा एकेडमिकली, आप समझ रहे हैं। एक तो होता है एजुकेट होना जिसमें लर्निंग हमें मिलती है, होता है लिटरेट होना, पढ़ा लिखा होना जिसको पढ़ सकते लिख सकते हैं, तो वो नेग्लेक्ट हो जाती है। वो सीख तो सब कुछ जाएगा, पर पढ़ लिख पाएगा या उसको प्रेजेंट कर पाएगा उस लैंग्वेज में, वो जरूरी नहीं है। तो ये लिटरेसी का उसका लिमिटेशन है कि वो लिटरेसी एस्पेक्ट इसमें नेग्लेक्ट हो जाता है। इसके बाद आता है डिफिकल्ट सिलेक्शन ऑफ सूटेबल प्रोजेक्ट। अब एक सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए आपको 50 प्रोजेक्ट मिल जाएंगे, 50 एक्टिविटीज मिल जाएगी, तो ये कभी कभी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि हम राइट प्रोजेक्ट को कैसे सेलेक्ट करें, और कभी कभी राइट प्रोजेक्ट को सेलेक्ट नहीं कर पाते, तो उस वही नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि वो बहुत कॉस्टली हो जाता है। एक प्रोजेक्ट को हमने 2 बार किया, एक टॉपिक को हमने इतनी मेहनत करके समझाया, पर वो प्रोजेक्ट हमारा सिलेक्शन सही नहीं था, उसकी वजह से वो वापस करवाना पड़ा, तो ये इस वे में कॉस्टली हो जाता है। तो और काफ़ी बुक्स और काफ़ी डिवाइसेस अगर यूज होते हैं तो वो भी इस प्रोजेक्ट मेथड को कॉस्टली बना देते हैं। अगला आता है डिफिकल्टी ऑफ टेक्स्ट बुक। अब इसका मतलब होता है कि इसके लिए प्रोजेक्ट करने के लिए हमें कुछ स्पेसिफिक टेक्स्ट बुक चाहिए जो हमारे प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज को सपोर्ट करे, और वो मार्केट में मिलना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारी जो बुक्स लिखी जाती है वो ट्रेडिशनल तरीके से लिखी जा रही है, पारंपरिक तरीके से लिखी जा रही है। ये बुक्स प्रोजेक्ट्स को इतना सपोर्ट नहीं करती हैं, ठीक है। डिफिकल्टी इन चेंज ऑफ स्कूल। अगर बच्चे का एक स्कूल से दूसरे स्कूल में ट्रांसफर होता है और वो पहले प्रोजेक्ट स्कूल में पढ़ा हुआ है और फिर वो नॉन प्रोजेक्ट स्कूल में जाता है, तो वहां पे बच्चे को मैनेज करने में, एडजस्ट करने में बहुत समस्याएं हो सकती है, तो ये भी इसका एक लिमिटेशन है। इन डिसिप्लिन को एनकरेजमेंट मिलता है, क्योंकि प्रोजेक्ट मेथड में एक फ्रीडम दी जाती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, और बच्चे फ्री होते हैं कुछ भी करने के लिए, अपने हिसाब से वो काम कर रहे हैं, अपने हिसाब से वो प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने हिसाब से वो एक्टिविटी कर रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा देखा गया है कि उस सिचुएशन के अंदर, स्कूल के अंदर इनडिसिप्लिन थोड़ा हो सकता है, या क्लास के अंदर आपको थोड़ा इनडिसिप्लिन देखने को मिल सकता है। डिफिकल्टी इन एग्जामिनेशन। अब अगर प्रोजेक्ट मेथड से बच्चा बहुत ज्यादा सीख जाता है तो उसको एग्जामिनेशन में थोड़ी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि प्रोजेक्ट मेथड में उसने जो सीखा है और एग्जाम में जिस तरह का सवाल आता है उन दोनों में बहुत फर्क होता है, और प्रोजेक्ट मेथड को वो बिल्कुल वैसे ही रिपीट करके एग्जामिनेशन में लिख दे, ये पॉसिबल नहीं है, ये उसका उत्तर नहीं बनेगा, क्योंकि प्रोजेक्ट मेथड हमें सिखाता जाता है। लिटरेसी जो होती है या जिससे हमें मार्क्स मिलते हैं, उस चीज पे फोकस इसका थोड़ा कम रहता है। तो ये सारे लिमिटेशंस थे प्रोजेक्ट मेथड के। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे और ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहा होगा। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए,
तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और ज़्यादा ऐसे अच्छे वीडियोस बना सकें आपके बेनिफिट के लिए। थैंक यू वेरी मच।